Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhai Kumar and today we will see the factors affecting the terminal voltage of an alternator. Good morning दोस्तों. पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि एक ऑल्टरनेटर का ईएमएफ का इक्वेशन क्या है और उसमें आपका वाइंडिंग फैक्टर्स का क्या क्या आपका इफेक्ट होता है, क्या क्या वाइंडिंग फैक्टर्स होता है, ये सारी चीज़ हमने देखा था. आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन फैक्टर्स में आपका ऑल्टरनेटर का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है और किन के वजह से आउटपुट में आपका वेरिएशन आता है. तो जनरली जो भी हमने अभी तक पढ़ा दैट इज ईएमएफ इक्वेशन, वो क्या है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है ऑल्टरनेटर का. इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब जो ईएमएफ मशीन के अंदर आपका इंड्यूस होता है, बनता है. बट जो ईएमएफ आपका मशीन के अंदर बनता है या इंड्यूस होता है, दैट ईएमएफ इज नॉट वी आर गेटिंग इन द आउटपुट. वो हम लोग आउटपुट में हमें नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस होने से आउटपुट तक के बीच में बहुत सारा आपका लॉसेस होता है. जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल देकर समझ सकते हैं. मान लेते हैं कि कोई भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने मान लीजिए एक टेंडर पास किया 10 लाख का. तो क्या वो 10 लाख का सारा काम होता है? नहीं होता है. बीच में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे मीडिया है जो कि कमीशन खाते हैं और अल्टीमेटली आपका जो आउटपुट है वो कुछ रिड्यूस होकर ही आपको मिलता है. तो सिमिलरली किसी भी सिस्टम में जो आपका पावर जनरेट होता है या जो भी आउटपुट जनरेट होता है, दैट आउटपुट आपका फिजिकली मेन आउटपुट पे आपको नहीं मिलता है. तो वहाँ पर बीच में कुछ ना कुछ आपका लॉसेस होता है और जिसके वजह से आपका टर्मिनल में जो आउटपुट मिलता है वो कुछ डिफरेंट होता है. तो जनरली जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ इक्वेशन से, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ. बट जब हम लोग टर्मिनल में मेजर करेंगे, जब हम लोग किसी भी मशीन में प्रैक्टिकली मेजर करेंगे तो हम लोग को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और वो आपका डिफर करेगा फ्रॉम दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमने कैलकुलेट किया है. तो हाउ टू मेजर कि हमें मशीन में कितना आउटपुट मिलेगा, वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है. पहला, ये आपका मशीन का एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने में मदद करता है. दूसरा क्या है कि इससे हमें रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए कितना ईएमएफ जनरेट करना होगा ये हमें पता चलता है. कि मान लेते हैं हमारा आउटपुट मान लीजिए 400 वोल्ट्स का है, तो उसके लिए हमें मशीन में कितना ईएमएफ इंड्यूस कराना होगा ये पता चलता है. उसके हिसाब से मशीन का इनपुट को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली लेट डिस्कस कि क्या क्या इफेक्ट होता है. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी ऑल्टरनेटर में तो पावर फ्लो कैसे होता है. पावर फ्लो कैसे होता है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जस्ट फ्रॉम द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द आउटपुट. तो जैसे ही आपका ऑल्टरनेटर में हमने फील्ड दिया और ऑल्टरनेटर को रोटेट किया, ऑल्टरनेटर का आर्मेचर में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है, और आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा. उसका जैसे ही हम ऑल्टरनेटर के आर्मेचर में कोई लोड लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें एक करंट आपका फ्लो करेगा. लेट दैट करंट बी योर IL. ठीक है, नाउ किसी भी कंडक्टर में तो यहाँ कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं है जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो. उसी तरह से आर्मेचर का कंडक्टर का भी कुछ आपका लॉसेस होगा. ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंपेडेंस होगा, जिसके चलते कुछ आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक लॉस इन केस ऑफ एनी सिस्टम. कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो सबसे बेसिक लॉस होता है दैट इज लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस. और ये हर एक सिस्टम, चाहे एसी सिस्टम हो, डीसी सिस्टम हो, एवरी सिस्टम में ये आपका मौजूद होता है. ठीक है, तो अगर आर्मेचर में करंट आपका फ्लो कर रहा है IL, तो बेसिकली वहाँ पर आपका रेजिस्टिव ड्रॉप होगा. ठीक है, एंड दैट ड्रॉप विल बी इक्वल टू IL इंटू RA. ठीक है, और जो पावर लॉस होगा दैट विल बी योर I² इंटू RA. ठीक है, तो यहाँ पर जब पावर लॉस हो रहा है अल्टीमेटली आपका आउटपुट में क्या होगा, कुछ कम पावर मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप दैट इज कॉल्ड द आर्मेचर रेसिस्टिव ड्रॉप. ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि जनरली जब हम लोग रेसिस्टिव ड्रॉप की बात करते हैं तो प्योरली रेसिस्टेंस कब मौजूद होता है, जब हमारा डीसी सर्किट होता है. ठीक है, जैसे ही आपका एसी सर्किट होता है आपका यहाँ पर प्योर रेसिस्टिव ड्रॉप कभी नहीं होता है. वहाँ पर क्या होता है, ड्रॉप ड्यू टू इम्पीडेंस होता है, जहाँ पर आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी साथ में आपका काम आ जाता है. प्लस जैसे ही एसी सप्लाई आपका होगा वहाँ पर एक फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि आपका आर्मेचर का कोर में आपका कुछ कोर लॉसेस भी कराएगा. आर्मेचर कोर में क्या होगा, कुछ कोर लॉसेस भी आपका कराएगा. ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस जब हम लोग नॉर्मल केस में आर्मेचर का रेजिस्टिव ड्रॉप मेजर करते हैं तो क्या होता है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू आता है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू आता है दोनों में कुछ डिफरेंस आता है. अप्रॉक्सीमेटली जो प्रैक्टिकल वैल्यू आता है दैट इज अराउंड
दैट इज अराउंड 1.25 to 1.75 टाइम्स मोर देन योर थ्योरेटिकल वैल्यू। तो थ्योरेटिकली हम रेजिस्टिव ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं उससे 1.25 से 1.75 टाइम्स वो ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही आपका हम लोग एसी सप्लाई फ्लो करेंगे तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस के साथ साथ उसका इंपीडेंस भी काम आ जाता है। इंपीडेंस मतलब उसका रिएक्टेंस, खासकर इंडक्टिव रिएक्टेंस। कॉइल में इंडक्टेंस होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। फिर जैसे ही आपका एसी सप्लाई देंगे तो जो भी आपका फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फ्लक्चुएटिंग फील्ड। तो वो फ्लक्चुएटिंग फील्ड क्या करेगा, आपका कोर लॉसेस कराएगा और इसके वजह से भी पावर लॉस होगा। तो ये सारा पावर लॉस कहाँ से होगा? जो आपका इंड्यूस पावर हो रहा है उसी से लॉस होगा। आर्मेचर में जो पावर इंड्यूस हुआ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसी से लॉस होगा। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, आर्मेचर का जो आउटपुट होगा उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और इसीलिए नॉर्मली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टिव ड्रॉप को कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं तो उसका वैल्यू डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमने जो आपका रिएक्टेंस ड्रॉप, जो कंडक्टर का रिएक्टेंस ड्रॉप है या फिर कोर लॉसेस को कंसिडर नहीं किया हुआ होता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग को कभी भी आर्मेचर का रेजिस्टिव ड्रॉप को मेज़र करना है तो वहाँ पर हम लोग इफेक्टिव आर्मेचर ड्रॉप मेज़र करते हैं। व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग सारे लॉसेस को कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो भी रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का, जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके साथ हम लोग 1.25 टू 1.75 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं टू कॉम्पेंसेट दोज लॉसेस। उस लॉसेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए ये मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। ना प्रैक्टिकली हम आर्मेचर का रेजिस्टिव ड्रॉप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड है। सिंपली मल्टीमीटर यूज़ करके हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, या फिर वोल्टमीटर एमीटर मेथड से इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओम मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वोल्टमीटर एमीटर का मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग किसी भी दो टर्मिनल में एक सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, उसका वोल्टेज मेजर करेंगे और उसके बीच में करंट कितना है वो मेजर कर लेंगे। तो V बाई आई विल गिव यू द रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेजेस। दो फेज के बीच का रेजिस्टेंस देगा। हमें यहाँ चाहिए पर फेज रेजिस्टेंस, तो इसको फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। दैट विल गिव यू द डीसी रेजिस्टेंस। ये क्या देगा, आपका डीसी रेजिस्टेंस देगा। फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1.25 से 1.75 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका वोल्टमीटर एमीटर मेथड। अगर हम मल्टीमीटर से मेथड करते हैं तो फिर वही चीज़ करेंगे, आर्मेचर का टर्मिनल्स में किसी भी दो फेज में आपका रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। जो भी आपका रेजिस्टेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या होगा, आर्मेचर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1.25 से 1.75 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका पहला बेसिक आपका पैरामीटर जिसके ऊपर आर्मेचर का वोल्टेज या आउटपुट डिपेंड करता है, दैट इज आर्मेचर रेजिस्टिव ड्रॉप। तो कोई भी आपका इस दुनिया में ऑल्टरनेटर हो या कोई भी जनरेटर हो, वहाँ पर आर्मेचर का रेजिस्टिव ड्रॉप होगा ही। अगर वो डीसी जनरेटर है तो ऑब्वियसली है वहाँ पर सिर्फ प्योरली डीसी रेजिस्टिव ड्रॉप होगा। बाकी जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ये सारा नहीं होगा। तो वहाँ पर जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा दैट विल बी प्योरली रेजिस्टिव ड्रॉप, और वो नॉर्मल एक एसी से कम होगा। लेकिन ऑल्टरनेटर में ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा ड्यू टू कोर लॉसेस एंड द रिएक्टिव लॉसेस, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा होता है। लेकिन जो बेसिक लॉस है दैट इज आर्मेचर रेजिस्टिव ड्रॉप, ये हर एक जनरेटर में आपका होगा। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज द लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। अब ये होता क्या है, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप? ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप होता क्या है? लीकेज रिएक्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग रोटर कंडक्टर में, ठीक है, रोटर कंडक्टर में हम लोग फील्ड देते हैं, ठीक है, रोटर कंडक्टर में फील्ड देते हैं, तो ये सारा फील्ड क्या होता है, आइडियली एयर गैप को क्रॉस करके आपको कहाँ मिलना चाहिए, स्टेटर को कट करना चाहिए। ठीक है, स्टेटर कट करना चाहिए। ठीक है, और कोई भी फ्लक्स का लॉस आपका एयर गैप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आइडियल सिस्टम। हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी फ्लक्स, जितना फ्लक्स आपका रोटर में बन रहा है, सारा फ्लक्स आपका लिंक करे स्टेटर के साथ। सारा फ्लक्स क्या करे, आपका स्टेटर के साथ लिंक करे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, कुछ फ्लक्स जो होता है वो एयर गैप में ही आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, कुछ फ्लक्स आपका क्या होता है, स्टेटर को पार करके बाहर चला जाता है, या फिर कुछ फ्लक्स स्टेटर में ही अपना पाथ को कंप्लीट कर लेता है। इन सब की वजह से जो इफेक्टिव फ्लक्स जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए वो आपका घट जाता है। इफेक्टिव ईएमएफ जो होता है वो आपका घट जाता है। मान लेते हैं कि आपके पास अगर 100 वेबर्स का फ्लक्स है और इसमें से 10 वेबर आपका
एयर गैप में लॉस हुआ, 5 वेबर आपका लिंक ही नहीं किया, वो एयर में चला, बाहर चला गया, तो आपका इफेक्टिव जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 75 वेबर के लिए होगा। तो ऑब्वियसली है कि 100 वेबर के लिए जितना ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए 75 वेबर में, उससे आपका 1/4 टाइम्स कम ही होगा, 70, ठीक है, 1/4 टाइम्स कम होगा। तो जब हम प्रैक्टिकली इस वैल्यू को मेजर करेंगे और थ्योरेटिकली मेजर करेंगे तो वी विल गेट अ डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये लॉस तो आपका होगा ही, क्योंकि एयर का रिएक्टेंस सबसे हाई होता है, तो फ्लक्स का लॉस यहाँ होना ही है। और 100% कोई भी मटेरियल आपका मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेगा, कुछ फ्लक्स क्या होगा, आपका लॉस कर जाएगा। तो इसके चलते जो आपका लॉस होता है दैट इज कॉल्ड द लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। इसको क्या कहा जाता है, आपका लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। लीक करना मतलब मान लेते हैं कोई बर्तन है, वहाँ पर हम किसी भी चीज़ लिक्विड को रखते हैं और उसमें हल्का सा होल है, तो उसमें से लीक करता है, तो क्या होता है, ओवरऑल जो क्वांटिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि फ्लक्स मान लेते हैं वो लिक्विड है और आपका जो मशीन है वो आपका बर्तन है, तो इसमें से क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स का लीक हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है या लॉस हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, ठीक है। लीकेज फ्लक्स ड्रॉप इसको कहा जाता है या फिर लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। लीकेज फ्लक्स तो समझ में आया, लेकिन आखिर इसको लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप क्यों कहते हैं, रिएक्टेंस ड्रॉप क्यों कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका फ्लक्स का लॉस हो रहा है एयर में के रिएक्टेंस की वजह से और कुछ फ्लक्स जो कट नहीं कर रहा उसकी वजह से। नॉर्मली हम क्या मानते हैं, जो फ्लक्स का ड्रॉप होता है किसी भी सिस्टम में वो किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्सएल की वजह से होता है, ठीक है। जो फ्लक्स का लॉस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से होता है, एक्सएल की वजह से होता है। नाउ यहाँ पर जनरली जो लॉस हो रहा है वो आपका दूसरे वजह से हो रहा है, लेकिन अगर हम जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस ड्रॉप को हमें दिखाना पड़ेगा, दैट इज IA एक्सएल ड्रॉप आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि आपका आर्मेचर में आर्मेचर का जो रिएक्टेंस है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा रिएक्टेंस मौजूद है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा रिएक्टेंस आपका मौजूद है, एक आर्मेचर का रिएक्टेंस के अलावा एक एक्स्ट्रा रिएक्टेंस मौजूद है। मान लेते हैं आर्मेचर XA है और इसमें एक एक्स्ट्रा रिएक्टेंस मौजूद है XL, जो कि फ्लक्स का ये लॉस करा रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये रिएक्टेंस है नहीं, हम लोग जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअली लॉस किसके चलते हो रहा है, एयर के रिएक्टेंस की वजह से और फ्लक्स के लीकेज की वजह से, लेकिन कैलकुलेशन में हम इस चीज़ को दिखा नहीं सकते ना, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैथमेटिकली जब भी फ्लक्स का लॉस होता है वो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से। तो हम लोग मानते क्या है कि जो कॉइल जो स्टेटर है या आर्मेचर है उसका रिएक्टेंस में जो नॉर्मल रिएक्टेंस है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ एक एक्स्ट्रा रिएक्टेंस भी मौजूद है, दैट इज एक्सएल, जो कि फ्लक्स का ये ड्रॉप को करा रहा है। दिस इज अ फिक्टिशियस रिएक्टेंस। ये क्या है, आपका एक फिक्टिशियस रिएक्टेंस है। फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी, ठीक है। फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी, जैसे हम लोग कहते हैं ना फिक्शन स्टोरी, फिक्शन मतलब क्या होता है, इमेजिनरी कहानी। उस तरह से ये क्या है, एक इमेजिनरी रिएक्टेंस है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं ओनली फॉर योर कैलकुलेशन पर्पस। एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन जब कैलकुलेशन में हमें ये डिफरेंस को दिखाना पड़ेगा तो ये ड्रॉप हम लोग दिखाते हैं ड्यू टू IA एक्सएल ड्रॉप, IA एक्सएल ड्रॉप, ठीक है। और इसी वजह से इस ड्रॉप को आपका लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप भी आपका कहा जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज लीकेज फ्लक्स ड्रॉप को आपका लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप भी कहा जाता है। नाउ अब अगर हम कंसिडर करें जो भी आपका EMF इंड्यूस हुआ तो आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा। अगर दोनों लॉस को कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज मान लेते हैं V और इंड्यूस्ड EMF है आपका E, तो V विल बी इक्वल टू E माइनस IaRa जो आपका रेजिस्टिव ड्रॉप हो गया और माइनस IA XL, ठीक है। तो ओवरऑल जो वोल्टेज हो गया वो आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब अगर इसका फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये मान लेते हैं V है, ये है IA, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले IaRa ड्रॉप हो गया, ये उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका IA XL, तो ये हो जाएगा आपका EMF, ठीक है। समझ में आया। तो दिस आर द बेसिक टू ड्रॉप्स दैट हैपेंस दैट डिटरमाइंस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आर्मेचर रिएक्शंस, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बहुत ही इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली यही तक था, जहाँ पर हमने आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज को इफेक्ट करने वाले दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, दैट इज आर्मेचर रेजिस्टिव ड्रॉप और लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। अब इनमें से क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है एंड व्हाई इट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है जब हम लोग आर्मेचर का
जो रेजिस्टिव ड्रॉप के साथ उसका रिएक्टेंस ड्रॉप और उसके कोर लॉस को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एसी सप्लाई जब भी फ्लो करेगा तो फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स फ्लो होगा, और फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स में आपका मैग्नेटिक लॉसेस के साथ साथ आपका एसी सप्लाई में रिएक्टेंस लॉसेस भी होगा, कॉइल का रिएक्टेंस लॉसेस भी होगा, इसीलिए जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि आपका जो डीसी रेजिस्टेंस है और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसमें कितना डिफरेंस होता है। तो डीसी रेजिस्टेंस से इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? 1.25 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग करते हैं टू ड्रॉ द सिंक्रोनस इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो वो टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं ताकि आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो नया है इसको समझ में आए। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इस तरह से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी किसी बच्चों को, किसी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपके सजेशंस हमारे इस चैनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप अपना जो सपोर्ट है इसी तरह से बनाए रखें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।